नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ स्पीति में बारिश पढ़ रहे थे। पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पाठ के 7 का पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? इसका उत्तर होगा, स्पीति तक पहुंचने का मार्ग बहुत दुर्गम है। यहाँ पहुंचना बहुत कठिन है। यहाँ का भौगोलिक वातावरण भी अन्य लोगों के लिए अनुकूल नहीं है और संदेश भेजने के साधन भी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इतिहास में स्पीति का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, स्पीति हिमालय के मध्य में बसा हुआ है तथा यहाँ के निवासियों को जीवन यापन के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहती है। केवल 2 ऋतुएं ही होती है, बसंत ऋतु और शीत ऋतु। वर्षा यहाँ कभी कभार होती है और होती है तब भी बर्फीली वर्षा होती है। धरती सूखी और बांझ होती है। झरने के पानी से ही सिंचाई होती है। साल में एक ही फसल होती है। फल वाले वृक्ष यहाँ ठंड के कारण नहीं होते हैं। चारों ओर ऊंचे पहाड़ होते हैं और वे पहाड़ भी वृक्ष से विहीन होते हैं, तो उन्हें लकड़ियां भी प्राप्त नहीं होती है जिससे कि वे अपने घर को गर्म कर सके। हरियाली, फूल भी यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ सर्दी और ठिठुरन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर लोगों के पास आय का भी कोई स्रोत नहीं होता है। इस प्रकार यहाँ जीवन यापन करना उन लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। प्रश्न नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? इसका उत्तर होगा, स्पीति के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम माने पर्वत श्रेणी है। लेखक का अनुमान है कि उसका यह नाम कहीं बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं रखा गया है, जिसका बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप बौद्ध भिक्षुओं ने किया है कि यही नाम इन पर्वतों की श्रेणियों को दे देना चाहिए, ऐसा लेखक का मानना है, ऐसा लेखक का मत है। प्रश्न नंबर 4, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इसका उत्तर होगा, माने पर्वत की श्रेणियों में बौद्ध धर्म के अनुयायी बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने माने मंत्र का इतना जाप किया है कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में उदासी छा गई है, वे निराश हो गए। इसीलिए लेखक युवा लोगों से आग्रह करता है कि वे यहाँ आकर अपना अहंकार गलाए और साहस एवं सामर्थ्य का परिचय देकर यहाँ खेल क्रीड़ाएं करें और साहसिक पर्वतारोहण करें, तो शायद युवा लोगों की अटखेलियों से स्पीति में रहने वाले लोगों के दुख कुछ तो कम हो सके, उनके जीवन में कुछ तो सरसता आ सके। प्रश्न नंबर 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, बल्कि कहना चाहिए कि न के बराबर होती है, और यदि वर्षा होती भी है तो बर्फीली वर्षा होती है। यहाँ तक मानसून नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का चिन्ह मानते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर होगा, स्पीति की पहाड़ियां कश्मीर, शिमला, कुल्लू मनाली जैसे पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। स्पीति के पहाड़ की ऊंचाई 13,000 से 21,000 मीटर तक है और यहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है वो बहुत दुर्गम है। अन्य पर्वतीय स्थल स्पीति जितने ऊंचे नहीं हैं। स्पीति के पहाड़ पर न वर्षा होती है, न हरियाली है, न पेड़ है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थल पर हरे भरे वृक्ष होते हैं, वहां खूब वर्षा होती है। स्पीति में फसलें बहुत कम होती है, वर्ष में एक बार ही फसल होती है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर फसलें, सब्जियां, फल सब कुछ उगते हैं। स्पीति में केवल 2 ही ऋतु होती हैं, शीत ऋतु और बसंत ऋतु, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर 6 ऋतुओं का श्रृंगार देखने को मिलता है। स्पीति में न आवागमन के साधन है, न संचार के साधन है, न बिजली है, न सड़कें हैं, न ही टेलीफोन है। अन्य पर्वतीय स्थल पर सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए।
इसका उत्तर होगा स्पीति में कभी कभार बारिश होती है, और जब कभी भी बारिश यहाँ होती है तो बर्फीली बारिश होती है। इसीलिए लेखक ने यहाँ वर्षा को एक घटना बताया है, जिसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि जब वर्षा में ओले गिरते हैं तो ऐसा लगता है मानो नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, और पूरी घाटी में महाशंख की ध्वनि बज रही हो ऐसा लगता है, क्योंकि तेज हवाएं चलती है और तेज हवाओं की जो आवाज होती है वो ऐसे लगती है महाशंख की ध्वनि बज रही हो। लेखक कहते हैं कि स्पीति में बारिश को देख नहीं सुन सकते हैं, जबकि मैदानी भागों में होने वाली वर्षा का नजारा कुछ अलग ही होता है। पहले आकाश में काली काली घटाएं छा जाती हैं, आकाश में बिजलियां चमकने लगती है, हवा शांत हो जाती है और फिर रिमझिम फुहारें पड़ती है, जो बाद में तेज मूसलाधार वर्षा में बदल जाती है। और मैदानी क्षेत्रों में ये बारिश का मौसम जो है लोगों को रोमांटिक लगता है, और ये ऋतु लोगों को बड़ी सुहावनी लगती है। पाठ के आसपास का प्रश्न 2 है, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किन का जीवन आपको ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर होगा स्पीति के निवासियों का जीवन बहुत कठिन होता है। वहाँ जीवन यापन की सुविधाएं नहीं होती, जबकि मैदानी इलाकों में जीवन यापन की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। स्पीति में केवल 2 ही ऋतुएं होती है, जबकि मैदानी इलाकों में 6 ऋतुओं का लोग आनंद उठाते हैं। स्पीति में धरती सूखी होती है, वर्षा नहीं होती है, फल उत्पन्न नहीं होते, हरियाली का नामो निशान नहीं होता, जबकि मैदानी इलाकों में खेती योग्य काफी भूमि होती है। यहाँ वर्षा भी होती है और हरियाली भी होती है, और सभी प्रकार के फल भी उगाए जा सकते हैं। स्पीति का तापमान बहुत कम होता है, यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर लोगों को लकड़ियों की सुविधाएं भी नहीं होती कि जिससे वे आग जलाकर अपने घर को गर्म कर सके। इस कारण स्पीति के निवासियों का जीवन अत्यधिक कष्टदायक है, जबकि मैदानी इलाकों में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए मुझे तो मैदानी इलाकों का जीवन पसंद आता है। प्रश्न 3 ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 है, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है? जाने, सोचें और लिखें। इसका उत्तर होगा विगत 30 वर्षों में स्पीति की जनसंख्या बढ़ गई है। सन 1971 में यहाँ की जनसंख्या 7,196 थी, जो 2001 में 34,000 हो गई है। अब संचार सुविधाएं भी बढ़ गई है, मोबाइल नेटवर्क सारे क्षेत्र में काम करता है, पहाड़ी रास्तों का निर्माण भी हुआ है, तथा जीवन यापन के साधन भी सुलभ कराए गए हैं। अब वहां पर आवागमन के साधन की व्यवस्था भी हो पाई है। अब वहां पर विदेशी पर्यटक भी जाते हैं, और छोटे मोटे होटल की व्यवस्था भी है। आवागमन के साधन जो पहले नहीं थे, अब आवागमन के साधन भी हो गए हैं। अब वहां पर नदियों पर बांध भी बनने लगे हैं, बिजली उत्पादन भी होने लगा है।